अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड हम लोग लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर। और इस टॉपिक को हम लोगों ने वैसे तो अपनी बेसिक अकाउंटिंग में भी देखा था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स बनाई थी अपनी बेसिक अकाउंटिंग में, वो विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली बनाई थी। बट अभी जो हमने ये शुरू किया था ये हम विद एडजस्टमेंट्स कर रहे थे। तो इस सवाल की हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमारी बुक का, और उसकी हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स बनाई थी। अब आप लोग क्या करें, अपनी नोटबुक्स फिर से निकाल लीजिए और कैलकुलेटर्स लाजमी लेके बैठिएगा। कैलकुलेटर्स के बिना कोई काम नहीं बनेगा इस टॉपिक के अंदर, तो कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए, नोटबुक खुली होनी चाहिए। और आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, बट अगेन कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो हमें जरूरी होता है करना। बोलता है जे वॉज इन अ बिजनेस एज अ मर्चेंट एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 30th of June 1976। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई ये एक कोई मर्चेंट है, ठीक है, और इन्होंने अपनी आपको बुक्स दी हैं 30th of June 1976 की। मैंने बोला ठीक है, आगे बताओ। आगे वो बोलता है भाई इनकी जो परचेजेस है ना, परचेजेस एग्जामिनर ने आपको दी हुई है कितने की, 9402 की, राइट। फिर आपको सेल्स दी हुई है, फिर उसको सेल्स रिटर्न्स दी हुई है, फिर सवाल के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक एट 1st of July 1975। देखो ना, तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है, 30th of June को हो रहा है। अगर तुम्हारा ईयर एंड होता है 30th of June 1976 को, तो स्टार्टिंग डेट क्या होगी। अब स्टार्टिंग डेट सोचने का क्या तरीका है, बिल्कुल नेक्स्ट डे क्या डेट होगी, 30th of June का बिल्कुल अगला दिन क्या होता है, 1st of July होता है। और ईयर जो है वो एक साल पीछे ले जाइए, 1975। तो ये आपके पास ओपनिंग इंफॉर्मेशन होगी इस डेट की, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास क्लोजिंग इंफॉर्मेशन होगी, राइट। अच्छा, अब आगे बोलता है कैरेज इनवर्ड्स। अच्छा, याद रखिएगा कैरेज इनवर्ड्स का मतलब है कैरेज ऑन परचेजेस। कभी कभी एग्जामिनर कैरेज इनवर्ड्स लिख के देता है, कभी कभी बोलता है कैरेज ऑन परचेजेस। And always do remember that carriage on purchases is added in the section of cost of sales। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन बनेगा इनकम स्टेटमेंट में, उसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ऐड किया जाता है। उसके बाद फिर आप अगली चीज देखिए, तो अगली चीज आपको दी हुई है कैरेज आउटवर्ड्स। ये कैरेज आउटवर्ड्स भी होता है, या कभी कभी इसको एग्जामिनर कैरेज ऑन सेल्स भी कहता है। अब कैरेज ऑन परचेज एंड कैरेज ऑन सेल्स में क्या डिफरेंस है। कैरेज ऑन परचेज मतलब जब मैं गुड्स खरीद के अपने बिजनेस में लेके आता हूं तो वो कैरेज ऑन परचेजेस होता है, जिसको हम कैरेज इनवर्ड्स भी कहते हैं। और जब मैं गुड्स को डिलीवर करता हूं अपने कस्टमर्स के घर पे, तो उसको हम कैरेज आउटवर्ड्स या कैरेज ऑन सेल्स कहते हैं। ठीक है, एंड याद रखिएगा जो कैरेज ऑन सेल्स होता है वो आपकी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इन दोनों की एक स्लाइड डिफरेंट है। जो कैरेज ऑन सेल्स है वो परचेजेस में जाके ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के सेक्शन में, और कैरेज आउटवर्ड्स आप अपने नॉर्मल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे होंगे उसके अंदर कैरेज आउटवर्ड्स भी रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, एक बैड डेट है तो ये भी एक एक्सपेंस है। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव है, ये एक इनकम है। फिर उसके बाद आपको डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, ये एक एक्सपेंस है। रेंट एंड रेट्स ये एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है। सनड्राई एक एक्सपेंस है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एक नॉन करंट एसेट होता है। डेटर्स लिखा हुआ है, डेटर्स जो है बेसिकली वो आपके ट्रेड रिसीवल्स को कहा जाता है। आज के दौर में हम इनको दूसरे लफ्जों में ट्रेड रिसीवल्स कहते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज लिखी हुई है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटीज होते हैं, और इनको आज के दौर में ट्रेड पेबल्स कहा जाता है। मतलब दोनों का सेम है। फिर आगे लिखा हुआ है कैश एट बैंक, तो ये आपका एसेट हो गया। फिर कैपिटल है, ये आपका ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर। और ड्रॉइंग्स का मतलब जो ओनर अपने बिजनेस से निकाल के घर ले गया चीज। अच्छा, अब ये तो एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना हुआ था, और ट्रायल बैलेंस तो नहीं है ये, तो हम समझ लें कि एक्सट्रैक्ट बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस होता तो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड होती। बट अब हम क्या करते हैं, अब हम फर्दर मूव करते हैं सवाल के अंदर और देखते हैं कि अब एग्जामिनर हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांगता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको ये बार बार याद दिलाता रहता हूं कि यार आप लोगों ने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, राइट। एक आपने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, और एक आपने बनानी है बैलेंस शीट, राइट। ऐसे ही आपने करना है। अब इनकम स्टेटमेंट जो है आपकी, इनकम स्टेटमेंट, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड करोगे जो चीजें या तो आपकी इनकम्स हो या फिर आपके एक्सपेंसेस हो। तो मैंने जितनी भी चीजें येलो से मार्क करी हैं इस पूरे ट्रायल बैलेंस के अंदर, जितनी भी चीजें येलो से हाईलाइटेड हैं, ये सारी की सारी चीजें रिलेट किससे करेंगी, इनकम स्टेटमेंट से। और इसी तरीके से जो आपके बैलेंस शीट होती है, यानी कि बैलेंस शीट,
जिसको हम दूसरे लफ्जों में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, जिसके अंदर आप एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल यानी कि तीन चीजें रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के 5 टोटल एलिमेंट्स होते थे। इनकम और एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड करोगे? इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और जो लायबिलिटीज, कैपिटल और एसेट्स हैं वो कहां रिकॉर्ड करोगे? बैलेंस शीट के अंदर। तो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे ब्लू से मार्क करी हैं वो या तो लायबिलिटी है, या कैपिटल है, या फिर कोई एसेट है आपका। अब एसेट करंट, नॉन करंट कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कोई इश्यूज नहीं। अच्छा जी, आगे आ जाइए सर, आगे बात करते हैं। सुनो, देखो यार, अगली चीज बोलता है यू आर रिक्वायर्ड। अब जरा देखिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग सेक्शन क्लियरली शोइंग द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th ऑफ जून 1976। यानी कि बेसिकली उसने आपको क्या बोला? उसने आपको बोला ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब इनकम स्टेटमेंट होता है। क्या बनाओ? इनकम स्टेटमेंट। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? सेल से शुरू होकर ग्रॉस प्रॉफिट तक खत्म हो जाएगा। अगर एग्जामिनर कभी मुझे बोले ना सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो पता है ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक होगा? ये देखो, ये आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, ये इनकम स्टेटमेंट में यहां से लेके और यहां तक का जो पार्ट होता है ना, इसको कहा जाता है ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। और उसके बाद उससे नीचे से लेके, यानी कि यहां से जो आप कंटिन्यू करते हैं और ये जो पूरा पार्ट होता है, इसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको पूरा एक साथ मिला के बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अच्छा, अब यहां पे वो बोलता है एंड अ बैलेंस शीट, और आपने एक बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, और सारी चीजों को कंसिडरेशन के अंदर करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए सबसे पहले तो एंट्रीज देखते हैं कि एंट्रीज क्या क्या है। सबसे पहले बोलता है स्टॉक एट जून 1976 वाज 6543। नाउ दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। अब आपको ये बात पता है कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह रिकॉर्ड होगा। क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपका जाके रिकॉर्ड होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, सब्ट्रैक्ट हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के सेक्शन में जाके, और आप इसको दूसरी जगह रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट बनाते हुए, जब आप अपने करंट एसेट्स लिख रहे होते हैं तो करंट एसेट्स के अंदर इस क्लोजिंग इन्वेंटरी को भी मेंशन करते हैं, ठीक है। आगे वो बोलता है नंबर बी, एन अमाउंट ऑफ 20 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर कैरेज इनवर्ड्स। अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई $20 की एक ऐसी अमाउंट है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब दिस इज अनपेड। $20 तुमने अभी तक पे नहीं किए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग, रिमेनिंग, और क्या क्या बोल सकते हैं, अक्रूड, ये इसका मतलब क्या है कि ये आपने पे करने हैं। तो अब अगर आप ऊपर आओ अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो जो तुम्हारा कैरेज इनवर्ड्स है उसके अंदर तुम्हें क्या करना होगा? जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे ना, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए कैरेज इनवर्ट्स के अंदर क्या करोगे? मैं कलर अलग कर देता हूं, इसके अंदर क्या करोगे? 10 ऐड कर दोगे, वो सॉरी $20 ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। ये जो तुम्हें लिखा हुआ है ना एक्सपेंस, यहाँ पे ये तुमने पे कर दिया, ये भी तुमने पे कर दिया, ये भी तुमने पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, और ये भी पे कर दिया, यानी इतना पैसा तुम्हारे बैंक से जा चुका है। लेकिन अभी भी अगर तुम्हारा कुछ रिमेनिंग होगा या तुमने कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया होगा, तो वो एग्जामिनर नीचे एडजस्टमेंट में जाके बताएगा। तो वो ये बोलता है कि जो तुमने पे करा है ना, अभी भी $20 रिमेनिंग है, तो तुम्हारा रियल एक्सपेंस, इस साल का असल खर्चा कितना बनता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अपनी इनकम स्टेटमेंट जब बनाओ तो रियल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना, इस साल के एक्चुअल खर्चे रिकॉर्ड करना। वो खर्चे मत रिकॉर्ड करना जो तुमने सिर्फ पे कर दिए, बल्कि वो खर्चे रिकॉर्ड करना जो तुम्हारे पूरे साल में इनकर हुए। तो टोटल मेरा जो खर्चा इनकर हुआ है वो $596 का हुआ है, जिसमें से मैंने $576 पे करे हैं, $20 पे नहीं करे हुए, लेकिन फिर भी इसको मैं अपनी एक्सपेंसेस के अंदर इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि रियल एक्सपेंस तो 596 बनेगा, यानी इन दोनों को ऐड करके 576 तो मैंने सिर्फ पे किया है बैंक अकाउंट से। क्लियर एनफ? आगे आ जाइए जरा। आगे बोलते हैं नंबर सी, द रेंट एंड रेट्स 980 इंक्लूड अ प्रीपेमेंट ऑफ रेट्स 250 फॉर द हाफ ईयर एंडेड सितंबर 1976। बोलता है जो तुम्हें रेंट एंड रेट्स ऊपर दिए हुए ना 980 के, देखो यहां पे नजर आ रहे हैं 980 के रेंट एंड रेट्स दिए हुए। अब बोलता है जो 980 के रेंट एंड रेट्स है ना, उसके अंदर से कुछ $250 का ऐसा अमाउंट है जो तुमने प्री पे किया हुआ है फॉर द हाफ ईयर, यानी कि आधे साल की तुमने पेमेंट करी हुई है फॉर सितंबर 1976। अब तुम ये देखो कि तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है। सबसे पहले ना तुम्हें क्लियर होना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, ये तो मैं बहुत डिटेल में जाके समझाता हूँ, इसका तरीका बहुत आसान वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट आपको पहले अकाउंटिंग पीरियड पता होना चाहिए। आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, मेरे ख्याल से 1975 को, और आपका ईयर एंड हो रहा है 30 जून को 1976 को। अब वो बोलता है कि आपने एक ऐसी पेमेंट करी है जो कि आपने आधे साल की पेमेंट करी है, यानी कि हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 6 मंथ्स। आपने 6 मंथ्स की एक ऐसी पेमेंट कर दी है जो खत्म होगी जाके कहां पे? सितंबर में। तो ये आपने कब पेमेंट की होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, नहीं, कहां से होगी?
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है जी। आपने ये पेमेंट अप्रैल में करी होगी, ठीक है। 6 मंथ अगर हम पीछे चले जाएं तो आपने ये पेमेंट करी होगी 1 अप्रैल 1976 को, और ये पेमेंट यहां से होते हुए यहां तक आपकी जो डेट आ रही है वो लेट सपोज हम ये बोल देते हैं कि भाई हमारे पास जो डेट आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। यहां पे जो हमारे पास डेट आ रही है, यहां 30 सितंबर 1976 बनता है, यानी कि आपने इस पूरे पोर्शन की पेमेंट कर दी है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। सर आपको कैसे पता उसने 1 अप्रैल को पेमेंट करी है? भाई ऐसे पता कि उसने बोला है कि उसने जो पेमेंट करी है वो सितंबर 30 तक की करी हुई है, और वो 6 महीने की पेमेंट है, यानी सितंबर 30 को जाके वो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इतने टाइम की पेमेंट करी हुई है। तो इसका मतलब मैंने 6 महीने पहले पेमेंट करी होगी, तो 6 महीने पहले डेट क्या थी? अप्रैल थी। डन। तो अप्रैल से सितंबर कितने मंथ्स बने? 6 मंथ्स बने। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम रियल इनकम और रियल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि मैंने अगले साल का, फॉलोइंग ईयर का आज ही पे कर दिया हो, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो फॉलोइंग ईयर का, अगले साल का मैंने आज ही पे कर दिया हो, वो एक्सपेंस में इस साल की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करता। अब अगर तुम नोटिस करो तो जो ये मैंने पे किया है, ये आधा तो इसी साल फॉल करता है एक्सपेंस, लेकिन बाकी का आधा ये अगले साल से रिलेट कर रहा है, क्योंकि मेरा ईयर एंड तो यहां आके हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो तो मेरे इसी साल के हैं, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स की जो मैंने पेमेंट करी हुई है वो मैंने एडवांस में पेमेंट करी हुई है। बात समझ आई? अच्छा जी, अब ये जो मैंने पेमेंट करी थी, कितनी पेमेंट करी थी? देखें सवाल के अंदर दिया हुआ है $250। मैंने $250 1 अप्रैल को पे करे। अब अप्रैल मई जून 3 महीने तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में फॉल होते हैं, क्योंकि मेरा ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जुलाई 1975, और जून 1976 पे जाके एंड होता है। इसका मतलब फर्स्ट 3 इयर्स तो फॉल करते हैं मेरे अकाउंटिंग पीरियड में। तो फर्स्ट 3 ईयर का जो मेरा ये रेंट एंड रेट्स है ये प्रीपेड नहीं है, बल्कि जो लास्ट 3 मंथ्स का रेंट एंड रेट्स है वो क्या है? मेरा प्रीपेड है। अब तुम इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? बड़ी सिंपल है। कैलकुलेशन करने का तरीका यह है कि तुमने जो $250 पे करे हैं, अब देखिएगा यहां पे जो आपने ये $250 पे करे हैं, ये कितने मंथ्स के करे हैं? टोटल हाफ ईयर के, यानी कि 6 मंथ्स के। तो इसको डिवाइड कर दो कितने मंथ से? 6 मंथ से। अब जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा तुमने पर मंथ कितना रेंट एंड रेट पे किया है। अब तुम ये देखो कि तुम्हारा प्रीपेड कितना है, तो तुम बोलोगे सर हमारा जो प्रीपेड होगा वो खाली 3 मंथ्स का होगा, क्योंकि ये 3 मंथ्स ऐसे हैं जो अगले अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स तो हमारे अपने ही हैं, यानी कि ये जो 3 मंथ्स है आपके पास, ये वाले जो 3 मंथ्स है आपके पास, ये तो आपके अकाउंटिंग पीरियड में ही फॉल करते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो बाकी के 3 मंथ्स हैं ये आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करते, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये पोर्शन कहलाएगा प्री पेड पोर्शन, राइट। यानी कि लास्ट 3 मंथ्स। तो भाई प्रीपेड निकालने के लिए तुम कितने से मल्टीप्लाई कर लो? 3 मंथ्स का प्रीपेड पे करा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा आंसर कितना आ रहा है। अब सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं यार। 250 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 125। इसका मतलब ये जो मेरे पास 125 है, ये 125 का मेरा प्रीपेड प्रीपेड रेंट या रेट, रेंट एंड रेट्स है। ओके, रेंट एंड रेट्स। आई होप कि ये वाली बात आपको 100% अब समझ आ गई होगी। पेपर में तो आपने खाली ये कैलकुलेशन करनी है, मंथ्स काउंट करने के कितने एक्स्ट्रा मंथ है। तुम देखो जुलाई से सितंबर तक एक्स्ट्रा ही होगा ना, जुलाई से सितंबर तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक। सर हमें कैसे पता लगेगा? बेटा आपका ईयर एंड कब होता है? जुलाई, वो जून में होता है, सॉरी जून में होता है आपका ईयर एंड। तो जून से सितंबर तक जितने मंथ बन रहे होंगे वो सारा प्रीपेड होगा, क्योंकि इसने पेमेंट कब तक की करी है? सितंबर की। तो जून आपका एंड हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3 महीने का क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। तो आप क्या करोगे? 250 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्रीपेड आ जाएगा। अगर 4 महीने का प्रीपेड होता तो मल्टीप्लाई 4 से कर लेते, 5 महीने का होता 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, 6 महीने का होता 6 से मल्टीप्लाई कर लेते। नाउ ये जो 125 आपके पास आ गया है, इसको अब आप क्या करेंगे? इस 125 की 2 ट्रीटमेंट होंगी मेरा बेटा। पहली ट्रीटमेंट इसकी ये होगी कि यार आपका जो रेंट एंड रेट्स है, आपने ये रेंट एंड रेट्स 125 एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, वो इस साल से रिलेट नहीं करता। तो अपनी इनकम स्टेटमेंट में रेंट एंड रेट्स लिखते हुए 125 क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। पहली बात तो ये आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे, और इनकम स्टेटमेंट में ले जाके इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में रेंट एंड रेट में से। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हुए जब आप अपने करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो करंट एसेट्स के अंदर इस प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा अपना पैसा तो है ना, तो तुम्हारा एसेट तो है ना, तुम आज चाहो तो उससे ये पैसा वापस ले सकते हो, क्योंकि तुमने ये पैसा यूटिलाइज किया थोड़ी है, ये तो तुमने एडवांस में पे किया हुआ है, तो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा अपना पैसा है। हाँ किसी और के पास रखा हुआ है, बट है तो तुम्हारा, तो तुम इसको क्या मानोगे? तुम्हारा करंट एसेट है।
क्या मानोगे? करंट एसेट है। आगे वो बोलता है अगली बात। अब इसकी अगली बात को सुनिएगा जरा। अगली बात के अंदर वो बोलता है अब प्रोविजन फॉर बेड डेट। अब ये प्रोविजन फॉर बेड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ही मतलब होता है। प्रोविजन फॉर बेड डेट बोल लो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेड डेट एक बिल्कुल अलग चीज होती है, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बेड डेट का मतलब क्या होता था कि हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर, जिनके ऊपर हमें डिस्ट्रस्ट होता था, जिनके ऊपर हमें शक होता था, उनके ऊपर हम एक प्रोविजन क्रिएट करते थे। और इधर इन्होंने खुद ही बता दिया कि वो कितने का है, $100 का है। इसका मतलब अब आप इसके साथ क्या करेंगे, ये जो आपका पार्ट डी है ना, इसके साथ बड़ा सिंपल करना है। देखो आपने प्रोविजन क्रिएट करा है और हम लोग पीबीडी का टॉपिक पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब भी पहली बार क्रिएट किया जाता है तो इंक्रीज इन पीबीडी होता है। तो इंक्रीज इन पीबीडी की एंट्री क्या बनती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाती है एंड पीबीडी क्रेडिट हो जाता है। ये आप लोग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत वर्किंग करके बहुत डिटेल में आपको ये वाली बात समझाई थी। अगर आपको ये बात समझ आ गई थी तो उसके बाद आपको आपको इशू नहीं होगा। इसका मतलब ये मैंने 1000 लिख दिया, इसको हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात को गौर से सुनिएगा। ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। तो इनकम स्टेटमेंट में $100 को कहां रिकॉर्ड करोगे सर, इंक्रीज इन पीबीडी एक्सपेंस होता है तो सर ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे इंक्रीज इन पीबीडी को। दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, पहला इंपैक्ट नहीं, हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट होते हैं, हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट होते हैं। तो इस पीबीडी का दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जब मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूंगा और बैलेंस शीट बनाते हुए जब मैं अपने करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहा हूंगा, तो करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हुए मैं सबसे पहले लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल्स। और जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो मेरे पास हैं कितने के, आप आगे देखें, ट्रेड रिसीवेबल्स वॉज 3132। तो मैं अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में अपने 3132 के ट्रेड रिसीवेबल्स लिखूंगा और इसमें से लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और वो कितने का लेस कर दूंगा, 100 का। तो ये जैसे ही लेस कर दूंगा तो मेरे नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे और वो जो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3032 आ जाएंगे। आई थिंक ये ऐसे हो जाएगी, बात समझ आई। उसके बाद आगे वो बोलता है अगली बात। जो अगली बात वो करता है ना, अगली बात उसको देख लो, पार्ट ई यानी एडजस्टमेंट नंबर ई, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% इज टू बी रिटन ऑफ ऑन फिक्शन एंड फिटिंग्स। तो बोलता है जो तुम्हारी फिक्शन एंड फिटिंग्स है ना, इसके ऊपर 10% की तुमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन लगा देनी है। तो भाई अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन लगाएं तो इसकी डेप्रिसिएशन कैसे बनेगी, 2800 मल्टीप्लाई बाय 10%, आपके पास आंसर आ जाएगा 280। तो 280 की आपकी डेप्रिसिएशन हो गई है। 280 की डेप्रिसिएशन का आप क्या करेंगे, इसको आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। सर ये तो एक इंपैक्ट हुआ, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। आपने बोला हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट होते हैं, तो दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, तो दूसरा इंपैक्ट इसका पड़ेगा जब मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूंगा। तो बैलेंस शीट के अंदर मैं अपने नॉन करंट एसेट की, नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू शो करता हूं। क्या शो करता हूं, नेट बुक वैल्यू। और नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी है 2800, उसमें से माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पहले से तो कोई नहीं दिया हुआ था तो अभी 280 ही खाली आई है आपके पास। तो आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2800 माइनस 280। तो ये आपकी नेट बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में शो हो रही होगी आपके नॉन करंट एसेट की, वो 2520 की शो हो रही होगी। तो ये मैं आपको आगे जाके, इधर मैं एक स्टार भी बना लेता हूं, ये मैं आपको आगे जाके भी और भी डिटेल में समझा दूंगा कि बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ये वैसे नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड होता है। खैर हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये है, क्या नाम था इसका, Wind। और हम लोग इसकी क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। चलें जी, इनकम स्टेटमेंट। देखो यार बड़ा सिंपल है, कोई खास टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये मैं लाइंस, ये वाली जो लाइन डाली है मैंने साइड में, ये एक्स्ट्रा डाली है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप ये डालें। ठीक है, अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट हम लोग जब बनाते हैं अपने इस लेवल के ऊपर, तो हमारा वाला जो लेवल है उसकी लेवल के ऊपर हम बनाते हैं दो कॉलम इनकम स्टेटमेंट, राइट। अच्छा जी, ये हमारी बन गई इनकम स्टेटमेंट की एक छोटी सी फॉर्मेट। ठीक है, और हम कंटिन्यू करते हैं इसको, इसको हम कॉपी भी करके रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे जरूरत पड़े। अच्छा जी, चल यहाँ पे आ गया डॉलर, यहाँ पे आ गया डॉलर। सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। नाउ इफ यू सी, तो मेरे पास सेल्स कितनी है, मेरे पास सेल्स है 15625। तो यहां पे मैंने ये भी देखना है कि क्या कोई सेल रिटर्न है, तो हाँ रिटर्न इनवर्ड्स है। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल रिटर्न, जो तुमने सामान बेचा था वो वापस इन टू योर बिजनेस आ गया, वापस आ गया। तो भाई सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 15675 लिखेंगे, 15675, और इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न्स।
इनवर्ड्स, और रिटर्न इनवर्ड्स आपका कितने का है? 985 का। तो यहां पे आप रिकॉर्ड कर लें 985 एंड देन आप इन दोनों को जब आप उसमें नेट कर लेंगे तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 15675 माइनस 985। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास जो नेट सेल्स आ रहा है वो 14690 का आ रहा है नेट सेल्स। आगे आ जाइए सर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री। यार ये जो तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, ये तुम्हें ऑलरेडी सवाल के अंदर गिवन थी कि ओपनिंग स्टॉक वाज 4321। तो आप यहां पे लिखें 4321। इसके अंदर आप ऐड कर दोगे परचेजेस। अब ये जो तुम परचेजेस ऐड करोगे तो परचेज तुम्हारे पास ऑलरेडी है 9402 की, तो यहां पे आप लिखेंगे 9402। याद रखिएगा एक कैरेज इनवर्ट्स भी था आपके पास, और वो कैरेज इनवर्ट्स कितने का था? कैरेज इनवर्ट्स था 576 प्लस 20, और इसको कैरेज ऑन परचेजेस भी कहा जाता है, तो इसको परचेजेस के नीचे ही ऐड कर दिया जाता है कैरेज इनवर्ट्स को। ठीक है, और ये था 576 का, और इसमें 20 का अक्रूड था, वो ऐड करके 596 का आप कैरेज इनवर्ड्स लिखेंगे। अब आप सवाल में देखो क्या कोई परचेज रिटर्न्स वगैरह है, तो मुझे यहाँ पे येलो वाले जितने भी मैंने मार्किंग करी हुई है उसके अंदर और मुझे कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आ रही, तो अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये सवाल के अंदर ऑलरेडी तुम्हें एडजस्टेड वैल्यू दी हुई है, और वो कितने की है? 6543 की है। सबको दिख रहा है ना? 6543, देखो इधर 6543। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 6543 का क्लोजिंग इन्वेंट्री, 6543 का। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन निकालने के लिए 4321 प्लस 9402 प्लस 596 माइनस 5643। कैलकुलेट साथ साथ कीजिएगा, कोई गलती के चांसेस हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो साथ साथ कैलकुलेशन कीजिएगा। अगेन एक मूवी की तरह मत देखिएगा इस क्लास को कि सब कुछ आपके सामने है, आप बस देख रहे हो। ऐसा नहीं करना, वर्किंग करोगे तो सीखोगे, वरना नहीं सीखोगे। 14690 में से इसको माइनस करके मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूंगा, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 6014। ये जो मेरे पास आया है ये है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग यहां पे लिखोगे ऐड अदर इनकम। अदर इनकम क्यों लिखा सर? क्योंकि मुझे याद है कि एक इनकम थी, डिस्काउंट रिसीव था। तो ये देखो तुम्हें मैं दिखाता हूं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या है? एक इनकम है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे इसको ऐड कर लो। सर हम अगर पहले एक्सपेंसेस लिख के बाद में इनकम्स लिखें तो कोई मसला? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन नॉर्मली मैं पता नहीं, मेरी एक प्रैक्टिस है, तो मैं पहले अदर इनकम्स लिखवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो आप अदर इनकम्स लिख लें। तो ये अदर इनकम्स में हमारे पास एक ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट रिसीव एक चीज है, कितने का है ये हमारे पास? ये है 345 का, तो ये इसके अंदर हम 345 ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऐड कर लेंगे 345, तो ये आ जाएगा 6359 का। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा आधा सेक्शन बन गया, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का। अब हमारे पास पेज खत्म हो गया, तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे, और नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पेज था जो कि हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉस प्रॉफिट के बाद डिस्काउंट रिसीव को ऐड कर लिया था। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है, और यहां पे मैं लिखूंगा लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? देखें जी, एक्सपेंसेस देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यार मेरा जो पहला एक्सपेंस है वो बैड डेट्स है, और वो कितने का है? 123 का है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पहला एक्सपेंस जिसका नाम है बैड डेट्स। इसको हम इररिकवरेबल डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, बैड डेट्स कह लो या इररिकवरेबल डेट्स कह लो, दोनों मतलब सेम है। 123 का आपका बैड डेट्स है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो अगला एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड 231 का, तो वो रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट अलाउड 231। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं तो लिखा हुआ है रेंट एंड रेट्स। याद है रेंट एंड रेट्स की एक वर्किंग भी हम लोगों ने करी थी, तो हम लोग यहाँ मेरा बेटा रेंट एंड रेट्स के बारे में क्या था, कुछ आपने प्रीपेड पे करा हुआ था, तो आपका रेंट एंड रेट 980 था और 125 का उसमें प्रीपेड था, तो 980 में से आप माइनस कर दें 125। 980 में से कितना माइनस कर दें? 125, क्योंकि ये प्रीपेड है, तो ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट करी थी ना, याद है? इधर भी हम लोगों ने लिखा हुआ था ये, और नीचे भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट करी थी। 125 हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला था, राइट? अच्छा भाई, उसके बाद आगे आ जाओ जरा। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। ठीक है,
अच्छा भाई, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट एंड रेट्स रिकॉर्ड करेंगे। तो रेंट एंड रेट्स रिकॉर्ड करने के लिए 980 माइनस 125 कर लेंगे। 980 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 855। तो ये 855 का एक और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों ने रेंट एंड रेट्स का। उसके बाद आगे आ जाइए जरा। तो अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि इंश्योरेंस है 120 का। अब ये 120 का जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डायरेक्ट इंश्योरेंस लिख देते हैं। और इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है, 120 की है, तो ये लिख दीजिए 120। फिर उसके बाद आगे आ जाए तो अगला एक्सपेंस आपको क्या नजर आ रहा है, सनड्राई एक्सपेंसेस। सनड्राई एक्सपेंसेस लिख लीजिए थे, सनड्राई एक्सपेंस। ये कितने का है, 432 का है, 432। दो एक्सपेंसेस और भी हुए थे, एक इंक्रीज इन पीबीडी हुआ था, याद है। ये वाला एक्सपेंस आपको क्या बोला था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो यहाँ पे एक और एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये जो तुम्हारा आया था, ये 100 का आया था, सवाल के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ था। यूजुअली हमें इसको परसेंटेज लगा के कैलकुलेट करना होता है सवालों में, बट इस बार इसने ऐसे दिया हुआ था। ये सब लोग देख लीजिएगा। डी वाला पार्ट कहाँ रिकॉर्ड करना था हम लोगों ने, 100 को इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लिया, इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लिया, डन। आगे आ जाए जरा अगली चीज। तो अगली चीज क्या है, एक डेप्रिसिएशन लगाई थी आपने 10% की। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाई थी आपने, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स पे, तो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये शॉर्ट फॉर्म्स जो मैंने यूज कर रहा हूं आपने नहीं करनी है, ठीक है। 2800 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 280 का। एंड दैट सेट मेरे सारे एक्सपेंसेस हो गए। अब तुम अगर नोटिस करो तो मैं सारे ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस भी लिख चुका। देखो येलो वाली जितनी भी मैंने टेरिटरी मार्क करी थी, वो सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड कर ली अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और जो मेरी एडजस्टमेंट थी उनको साथ साथ में एडजस्ट करता गया। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कैरेज था वो मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे 125 का प्रीपेड रेंट था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक $100 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज था वो मैंने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दिया। और 10% की डेप्रिसिएशन थी जो कि 2800 का 10% बनता था 280, मैंने वो भी रिकॉर्ड कर दिया। तो सारे एक्सपेंसेस मेरे रिकॉर्ड हो गए। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को इन सबको आपस में पहले ऐड कर लेते हैं। 123 प्लस 231 प्लस 855 प्लस 120 प्लस 432 प्लस 100 प्लस 280, तो मेरे पास ये जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 2141। और इसको मैं, जो ऊपर मेरे पास आंसर आया था इनकम्स ऐड करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, उसमें से माइनस कर दूंगा। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 6359, ठीक है। तो 6359 जैसे ही मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और वो कितना आएगा, 4218 का। और ये जो आपके पास आ रहा है नेट प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक इधर गलती कर दी है। मैंने क्या गलती कर दी है, मैंने यहाँ पे जो मेरी इन्वेंट्री थी ना, वो थी 6543 की, लेकिन मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले जाके उसको कितना लिख दिया है, 5643 लिख दिया है। सर अब क्या होगा, क्या आपका सवाल बैलेंस नहीं होगा, अब भी हो जाएगा, लेकिन अब हम 5643 को ही कंसिडर करके अपनी आगे बढ़ेंगे। तो इसके ऊपर लिख लेते हैं 5643 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इसको कहा जाता है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये जो मैंने अभी गलती करी है ना, इसको कहा जाता है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, जो आप आगे जाके पढ़ोगे भी। यानी कि आप क्या करते हो, ऑर्डरिंग में गलती कर देते हो। 6543 था लेकिन मैंने 5643 रिकॉर्ड कर लिया, बात समझ रहे, मैंने अपनी इन्वेंट्री को अंडर वैल्यू कर लिया। हालांकि ये गलती है, बट अभी अगर हम दोबारा से पूरा सही करना शुरू करेंगे तो हमें सारी चीजें फिर मिटा के सही करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है तो 2 सेकंड का काम। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी देना चाह रहा हूं इसी के साथ ही, जब ये गलती हो गई तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट भी होगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मैंने ये जो गलती करी है, ये 5643 था, लेकिन मैंने वो 6543 था और मैंने 5643 लिख दिया। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, राइट। या इसको हम एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री या एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, दोनों का मतलब सेम होता है। जिन लोगों ने थोड़ी आगे ये पढ़ ली होगी अकाउंटिंग स्कूल्स वगैरह के अंदर अपने, तो उनको ये मेरी बात और क्लिक भी हो रही होगी, हाँ यार ये अच्छा ये चीज होती है वो। खैर, अभी हमारा ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, यूजुअली आपके लेवल के ऊपर जो बैलेंस शीट बनेगी ना, वो बैलेंस शीट बनेगी 3 कॉलम्स पे। 3 कॉलम्स का मतलब क्या है, 3 कॉलम्स का मतलब आप लोग यहाँ पे 3 कॉलम्स मेंशन करेंगे एग्जामिनर को। अच्छा, यूजुअली आपके पेपर में अब वो फॉर्मेट बना के देता है बैलेंस शीट का, बट फिर भी आपको सारी चीजें आनी चाहिए। क्या पता किसी साल ना बना के दे, उसने फर्ज थोड़ी बनाया हुआ है। वो बस बच्चे का टाइम सेव करने के लिए, बच्चा लाइनें खींचे, ये करे वो करे, उसको ये हम पहले से बना के दे दें और उसके बाद वो इसके अंदर चीजें रिकॉर्ड कर ले। ठीक है जी। तो ये आप आ जाएं, ये आपकी हो गई एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट। ठीक है, इस तरीके से 3 कॉलम बैलेंस शीट बनती है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लेते हैं।
ठीक है जी, कॉपी करके रख लेते हैं इसको अपने पास और फिर आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये क्या है, ये है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहां पे जो पहला कॉलम है इसको आप नाम देंगे कॉस्ट का, दूसरे कॉलम को नाम देंगे डेप्रिसिएशन टू डेट। डेप्रिसिएशन टू डेट का मतलब होता है अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन। और जो लास्ट कॉलम है उसको कहते हैं हम नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे हेडिंग में नॉन करंट एसेट्स। अब ये जो तुम्हारे नॉन करंट एसेट्स हैं ये हमारे पास इस सवाल के अंदर जहां तक मैंने देखा है मुझे एक ही नजर आया था और उसका नाम क्या था, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स था। क्या नाम था उसका, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, और वो 2800 का था। अब मैंने तुम्हें बोला था कि डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। अब ना यहां पे तुम कॉस्ट लिखो, उसकी कॉस्ट कितनी है 2800। डेप्रिसिएशन टू डेट के कॉलम में पता क्या लिखोगे, अब तक वो कितना डेप्रिशिएट हो चुका है। तो भाई अब तक तो वो कुछ भी डेप्रिशिएट नहीं हुआ था, पहले से कुछ भी डेप्रिशिएट नहीं हुआ था, लेकिन इस साल 280 से डेप्रिशिएट हो गया। तो इधर आप क्या करें, 280 सब्ट्रैक्ट कर दें। यहां पे क्या करें, 280 ऐसे लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम करते हैं 2800 माइनस 280, सो इट इज 2520। दिस इज द नेटबुक वैल्यू। याद करो मैंने आपको बोला था ना कि आप लोगों ने 2520 की नेटबुक वैल्यू मेंशन करनी है। मैंने यहाँ स्टार बनाया था कि ये कैसे मेंशन करोगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो उसका तरीका ये रहा, उसका तरीका ये रहा। डन। उसके बाद आ जाए, अब हमारे पास कोई और नॉन करंट एसेट तो नहीं है। अब हम करंट एसेट्स की हेडिंग लिखेंगे, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स को लिखने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहली चीज जो करनी है वो करनी है क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब हमने गलती से क्लोजिंग इन्वेंटरी की गलत वैल्यू ले ली थी, तो अब हम उसी वैल्यू को कंटिन्यू करेंगे, 5643 यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 5643। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। अब याद रखिएगा ट्रेड रिसीवेबल में से पीबीडी माइनस होगा। तो अब आप देखें आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके 3132 के। तो यहां पे हम लिखते हैं 3132 और इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये कितने का आया था आपके पास, 100 का। सर ये कहां से आया बेटा, यहां नीचे दिया मैंने एडजस्टमेंट में, देखो एडजस्टमेंट में $100 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहा है, $100 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, दिख गया, डन। अच्छा जी, तो यहां पे हमने लाके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 3132 एहतियातन 3132 माइनस 100, तो 3032। ठीक है जी, तो ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स नेट होके आ गए 3032। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो अगला और कोई आपको एसेट नजर आ रहा है। हाँ सर, एक और एसेट है आपके पास और वो है कैश एंड बैंक। और एक और एसेट भी था सर हमारे पास जो हमारा प्रीपेड प्रीपेड रेंट एंड रेट्स था। रेंट एंड रेट्स था, ये हमारा अपना ही पैसा है ना। ठीक है, तो ये रेंट एंड रेट्स वाली जो एडजस्टमेंट थी इसके अंदर हमारा प्रीपेड कितने का था, 125 का। और मैंने क्या बोला था, ये दो जगह जाएगा, एक इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में जाएगा और दूसरा ये बैलेंस शीट के अंदर जाके रिकॉर्ड होगा। डन। तो अब आप इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे, किस नाम से, रेंट एंड रेट के नाम से भी, या फिर इसको अदर रिसीवेबल्स का एक वो हेडिंग बना के उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अभी सिर्फ एक ही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रेंट एंड रेट्स प्रीपेड। अभी जो तुम्हारा प्रीपेड है कितने का है, 125 का, तो ये रिकॉर्ड कर लो। फिर तुम्हारे पास एक और एसेट था कैश एट बैंक। और जो तुम्हारे पास कैश एट बैंक था वो तुम्हें कितने का दिया हुआ था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये देख लो 2336। तो यहां पे लिख लेते हैं 2336। ये हमारे हो गए सारे करंट एसेट्स, सबको आपस में ऐड कर लेते हैं करंट एसेट्स को। 5643 प्लस 3032 प्लस 125 प्लस 2336। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल जो आपके करंट एसेट्स आ रहे हैं ये साथ साथ ऐड करते रहिएगा आप लोग भी, 11136 के आ रहे हैं। और अब मैंने निकालने हैं यहां से टोटल एसेट्स। ये टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे, टोटल एसेट्स निकालने का तरीका, नॉन करंट में करंट ऐड कर लो। तो करंट जो है वो 11136 है प्लस 2520 के आपके पास नॉन करंट एसेट है। तो ये आपके पास टोटल बन गया 13656। ठीक है, ये आपके आ गए टोटल एसेट्स। अब आप लोगों ने यहां तक पहले काम सीधा कर लेना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन सबको आपस में ऐड लेस करते जाइएगा। ये 100 जो है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्रैकेट डालिएगा। और ये आप लोगों ने अभी आधी बैलेंस शीट बना ली। अब बाकी की आधी रह गई है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, वो 2 मिनट के अंदर बन जाएगी। बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार जितनी बातें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर करी थी वो तमाम बातें यहाँ पे अब आपको और ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं क्योंकि हम। अच्छा जी, आ जाए अब बैलेंस शीट को कंटिन्यू करते हैं। और बैलेंस शीट को कंटिन्यू करने के लिए अब हम हेडिंग डालेंगे टोटल इक्विटी
एंड लायबिलिटीज। अच्छा मेरा बेटा, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, ओपनिंग कैपिटल। मेरा बेटा जो तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है ना, वो तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितने का, 9772 का, तो रिकॉर्ड कर लीजिए 9772। फिर इसके बाद आप इसके नीचे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। अभी जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है ये कहां से आएगा, जो तुमने अभी ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इनकम स्टेटमेंट में तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था मेरा बेटा, जरा देखो 4218 का, तो यहाँ पे 4218 का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो, 4218। और इसमें से तुम एक चीज है जो लेस कर देना, वो क्या होती है, जो ओनर ने ड्रॉइंग्स करी। तो ड्रॉइंग्स कितनी है उसकी, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको गिवन होंगी, 2000 की ड्रॉइंग्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। और इसको जैसे ही हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल, यानी इस साल के एंड का कैपिटल। तो 9772 प्लस 4218 प्लस, सॉरी, माइनस 2000, तो ये आ जाएगा आपके पास 11990। डन हो गई बात। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगली चीज यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, और उस हेडिंग का नाम क्या है, करंट लायबिलिटीज। अगर सवाल में कोई नॉन करंट लायबिलिटीज होती तो मैं पहले नॉन करंट मेंशन करता, बट कोई नॉन करंट नहीं है सर। नॉन करंट कौन सी होती थी बेटा, बैंक लोन वगैरह, जो लायबिलिटीज तुमने एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद उतार रही हो उनको नॉन करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। अब करंट लायबिलिटीज में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हमें नजर आ रहे हैं ट्रेड पेबल्स 1880 के, दिख रहे हैं ना, ये ट्रेड पेबल्स रह गए थे, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है, तो पहले तो आप ये रिकॉर्ड करेंगे ट्रेड, देखो भाई ट्रेड पेबल्स, और ये है आपके पास 1880, तो यहाँ पे आप लिखे 1880। उसके बाद आपके पास एक और चीज थी, अक्रूड। तो अक्रूड जो तुम्हारा कैरेज इनवर्ड्स है वो क्या है, वो $20 का है, तो वो आप रिकॉर्ड कर लें यहाँ पे। अच्छा भाई, अब आप लोग क्या करो, इन सबको आपस में ऐड कर लो, ठीक है, तो ये आपके पास टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐड करने के लिए आप करें अपने पास कैलकुलेटर में, कहाँ चला गया कैलकुलेटर, ओके, 111990 प्लस 1880 प्लस 20, तो ये आ रहा है 13890। अच्छा जी, 13890। अच्छा भाई देखो, इधर माशाल्लाह से हमारी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हुई, और उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 234। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 1365, और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 13890 का। तो 234 का मैंने एक चीज था वो रिकॉर्ड नहीं किया, एक आइटम रिकॉर्ड नहीं करा, मुझसे ओवरलुक हो गया, और वो ये रहा 234 का कैरेज आउटवर्ड्स। ये हम लोगों ने अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आज इसको पहले जल्दी से सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास अभी प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। और इधर आप लोग एक और एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, कैरेज आउटवर्ड्स, और ये है 234 का। अब इन सबका पहले टोटल निकाल लो, ठीक है जी। 123 प्लस 231 प्लस 855 प्लस 120 प्लस 432 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 280 प्लस 234, ठीक है जी। तो ये आपके पास टोटल अब बन रहा है 2375, और अब आप नेट प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। ये एक चीज और ऐड करनी थी यार, ये ओवरलुक हो गया, इसमें से माइनस कर लीजिए 6359, तो ये आपके पास आ जाएगा 3984, इसको हम कहेंगे ये है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट के अंदर ये जो नेट प्रॉफिट है इसको चेंज कर लीजिएगा, प्लस 4218 234, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अब रिकॉर्ड कर लें अपना दूसरा वाला जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है वो कितना आया है, 3984, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 3984। इसको मैं दोबारा से अलग कलर से इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हम लोगों ने एक एक्सपेंस लिखना भूल गए थे, जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अब ऐड कर लो 79772 प्लस 3984 माइनस 2000, तो ये आपके पास आ गया 11756, ठीक है, 11756। ये मैं ब्लू से इसलिए मार्किंग कर रहा हूं ताकि आप लोग की जो गलतियां हुई होंगी साथ साथ मेरे, अगर कॉपी कर रहे होंगे, 1880 प्लस 20, तो ये आ जाएगा आपके पास, इन सबको आपस में ऐड करके अब 13656, और इसको हम बोलेंगे दीज आर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये आपकी अब जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीटली
बैलेंस हो गई है, ये आपके पास 13656 और ये भी आपके टोटल एसेट 13656 के हो गए हैं। वो हम लोगों ने एक ये कर दिया था। असल में ये जो लाइट्स होती है ना, ये इसके ऊपर पड़ भी बहुत ज्यादा रही होती है, तो मुझे बहुत ऐसे करके देखना पड़ता है, कभी कभी ओवरलुक हो जाता है, बट कोई मसला नहीं है। लेकिन अगेन आपको सीखने को मिला कि भाई अगर कोई चीज बैलेंस ना हो रही हो तो फौरन से उसको कैसे देखना है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंस निकाला कि यार कितने डिफरेंस से मैच नहीं हो रही, और फिर मैंने पीछे जाके देखा क्या इतने डिफरेंस की कोई वैल्यू मुझे यहाँ नजर आ रही है, तो मुझे 234 डायरेक्ट नजर आ गया, मैंने बैलेंस कर दी, पेपर में टाइम सेव हो गया। टेंशन कभी भी नहीं लेनी है, ठीक है। पेपर में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप जब पहले बैलेंस शीट बनाओ तो हो सकता है ना बैलेंस हो, तो हो सकता है कि भाई कोई ना कोई चीज आपने मिस कर दी हो, तो आप फौरन से पहले आके, ऐसा पहला स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने पहले आके उसको इस तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक करा और हमारी वो छोटी सी गलती थी हमने सेट कर ली। अच्छा याद रखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने करा, और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू अलग ले ली थी, राइट। क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हुए हमने ट्रांसपोजिशन एरर करा था, 6543 को 5643 लिया, लेकिन 5643 यहां भी लिया और 5643 यहां पे भी लिया, तो मेरा सवाल बैलेंस हो गया। इसकी वजह से मेरा सवाल बैलेंस ना हो ऐसा नहीं हो सकता। डन। अच्छा भाई, अब नॉर्मली जो आपके पास सवाल आते हैं, ये सवाल आते हैं 20 मार्क्स के लिए, और आपको इसके लिए टाइम अवेलेबल भी 20 मार्क्स ही होता है, तो टाइम अवेलेबल 20 मिनट्स ही होता है, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, तकरीबन इस सवाल को 20 मिनट के अंदर आपने वाइंड अप करना होगा। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, तो यही सवाल जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, ये 2 घंटे में करवाया था। जो इससे पहला वाला सवाल था, पिछली क्लासेस थी, 2 क्लासेस लगी थी, उसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। बट जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने आज करा, कंपैरेटिवली कम टाइम लगा। अगला करवाऊंगा तुम लोगों को और कम टाइम लगेगा, उससे अगला करवाऊंगा और कम टाइम लगेगा। 10-15 क्वेश्चन के बाद आप इतने कंफर्म हो जाओगे कि आप ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया करेंगे। तो इसके अंदर कोई बहुत मसला नहीं है, अगर ये बच्चे के लिए आ जाता है तो ये उसको बहुत फायदेमंद चीज है उसके लिए, कि यार बहुत ईजी मार्क्स मिलते हैं उससे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया है, इसको आप अपने पास रखें, इसको घर पे दोबारा से भी सॉल्व कर लें। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझे व्हाट्सएप करें, पूछें, जैसे चाहें, बस इसको सॉल्व करें अपना एक दफा। और आज की क्लास बस इतनी रखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे फिर एक और सोल ट्रेडर का विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।